Assalamu alaikum and good evening. Once again, welcome back, बच्चों. Walaikum assalam. Welcome back. Hope so will be fine. खाना हो गया होगा. वालेकुम अस्सलाम बेटा. We are talking about repair and regeneration, right? वालेकुम अस्सलाम. ओके, तो हम कन्फ्यूजन अभी भी वही है बेटा. अभी कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं. बेटा जो आपकी बुक में रिपेयर की डेफिनेशन लिखी हुई है बेसिकली हीलिंग की डेफिनेशन है, राइट? और हीलिंग जो है ना दो तरह से होती है बेटा. मैं ये कह रहा हूँ. अच्छा राज है राबिया बेटा, राज है. ओके, वेल तो बेटा कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं. कन्फ्यूजन में बेटा ये है कि आपकी बुक के अंदर ना जो रिपेयर की डेफिनेशन है वो बेसिकली हीलिंग की डेफिनेशन है, ठीक है. आगे जो उन्होंने लिखा हुआ है ना कि रिपेयर, देयर आर टू प्रोसेस ऑफ रिपेयर. एक मिनट मुझे ना वो स्क्रीनशॉट देखने दें किधर था. जी अच्छा, दूसरा आप ये था कि देयर आर टू प्रोसेस ऑफ रिपेयर. बेटा ये जो टू प्रोसेस ऑफ रिपेयर लिखा हुआ है ये टू प्रोसेस ऑफ हीलिंग कर लें इसको. वन इज रीजनरेशन and second one is repair by connective tissue. Sorry, replacement by connective tissue, that is repair. वालेकुम अस्सलाम. वेलकम एग्जैक्टली बेटा, थैंक यू. अच्छा ठीक है, बैक, वेलकम बैक बेटा. बेटा दो चीज़ें बताई हैं, ये आपकी बुक के अंदर करेक्शन कर लें क्योंकि आप पोर्थ देखेंगे उसके अंदर आपको ये दो चीज़ें मिलेंगी, ठीक है. फर्स्ट वन जो आपकी रिपेयर की डेफिनेशन है वो उसको हीलिंग कर लें. एंड देर आर टू प्रोसेस ऑफ रिपेयर नहीं है बेटा, हीलिंग के दो प्रोसेस हैं. अच्छा वो यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर ना, ये जो स्क्रीनशॉट आया इसके अंदर लिखा हुआ है वायबल सेल. वायबल सेल बेटा वो सेल होते हैं जो सरवाइव कर रहे होते हैं और वाज एबल टू डिवाइड. गुड आफ्टरनून, वेलकम बेटा. ठीक है, तो ये दो चीज़ें थी जो आप लोग क्लियर कर लें. पहला रीजनरेशन है और दूसरा रिप्लेसमेंट बाय कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज रिपेयर है. डिवाइड डिवीजन, मार्क्स क्रिएट्स डिवीजन. ओके, गॉट इट. सारा हो गया क्लियर? कन्फ्यूजन खत्म कि अभी भी बाकी है?
बेटा वो बुक को इसके अकॉर्डिंग कर ले। और आपकी बुक के अंदर जो डेफिनेशन दी हुई है ना, एक मिनट स्लाइड शेयर मुझे देखना। रिपेयर बाय रीजनरेशन, ये बेटा हीलिंग बाय रीजनरेशन है, ठीक है। रिप्लेसमेंट भी रीजनरेशन है बेटा। रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है बेटा? रिप्लेसमेंट का मतलब है कि एक चीज थी, उसकी इंजरी हुई, दैट इज रिप्लेस्ड। अब रिप्लेस दो तरह से हो रही है, एक बिल्कुल उसी तरह की बन गई है जैसे पहले की थी, और एक में स्ट्रक्चर में डेविएशन आ गई लेकिन फंक्शन के अंदर डेविएशन नहीं आई। अगर एक चीज जैसे पहले थी वैसे ही अगेन बन गई है तो उसको रीजनरेशन का नाम दिया जाता है। और एक चीज जिसकी इंजरी हुई है और इंजरी होने के बाद उसका फंक्शन तो उसी तरह का है लेकिन स्ट्रक्चर्स के अंदर डीअरेंजमेंट है, उसको रिपेयर कहा जाता है। रिप्लेसमेंट बिल्कुल रीजनरेशन के अंदर हो रही होती है। रिप्लेसमेंट, अब जो रिप्लेसमेंट है बेटा वो कनेक्टिव टिश्यू से हो रही है तो उसको कहा जाता है दैट इज रिपेयर। और अगर सेम टाइप के सेल जो हैं वो रिप्लेस कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है रीजनरेशन। ओके सारा बेटा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि रिप्लेसमेंट बाय कनेक्टिव टिश्यू को भी कह रहे हैं कि वो रीजनरेशन है बेटा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि रिप्लेसमेंट बाय कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन अगर सेम टाइप ऑफ पैरेन्काइमा सेल हैं तो वो रीजनरेशन है। अब यहाँ पे आप क्लियर कर लें कि मैंने बिल्कुल कहा है कि रिप्लेसमेंट बाय कनेक्टिव टिश्यू, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बेटा वो सेम टाइप के सेल हैं, लाइक पैरेन्काइमा सेल ही हैं, उसको रिप्लेस कर रहे हैं तो दैट इज रीजनरेशन। जिस तरह एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, आपकी रेस्पिरेटरी म्यूकोसा के अंदर शेडिंग होती है, शेडिंग होने के बाद अगर वही टिश्यू उसको रिपेयर कर देती हैं तो रीजनरेशन है, ठीक है। रिप्लेसमेंट कर देती हैं तो वो रीजनरेशन है। अगर कोई और कनेक्टिव टिश्यू में दूसरी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर चेंज हो जाती हैं तो दैट इज रिपेयर। रीजनरेशन और रिपेयर में ये फर्क है बेटा। रिप्लेसमेंट में नो डाउट कह रहा हूँ कि रिप्लेसमेंट वर्ड इस तरह का है कि जो मैं रिपीटेडली यूज कर रहा हूँ, लेकिन अगर सेम कनेक्टिव टिश्यू सेम पैरेन्काइमा टिश्यू से या सेम पैरेन्काइमा सेल से रिप्लेस हो रहे हैं, जैसा उनका ओरिजिन था वैसे ही वही वाले सेल उसको दोबारा बना रहे हैं तो वो रीजनरेशन है। जिस तरह कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल हैं, उनकी शेडिंग हो रही है, वही वाले सेल रीजनरेट कर रहे हैं। ओके वेल, थैंक यू बेटा, गॉट इट। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई थिंक सो, लेकिन डिफिकल्ट नहीं था, आपको समझने में टाइम लगा है। ओके, अब कोई क्वेश्चन है तो लेट मी आस्क, पूछिए बेटा। ओके वेल, होप सो, गॉट इट। किसी और को कोई क्वेरी हो अभी तक जो हमने पढ़ा है? वालेकुम अस्सलाम बेटा, हमारा वेलकम। ओके, ये स्लाइड क्लियर है आप लोगों को? होप सो। रीजनरेशन और रिपेयर बेटा दो डिफरेंट चीजें हैं। ओके, इनमें चीजें मैंने कोई हाईलाइट की हुई हैं काइंडली। ये आपकी बुक के अंदर बेटा मेंशन है, बुक पोर्थ के अंदर मेंशन है, लेकिन आपकी बुक जो है ना इनाम दानिश, वो मैंने देखनी है। इनाम दानिश बेसिकली ना आपकी पोर्थ की एक समरी है, आप सिंपल ये कह सकती हैं।
ठीक है, अगर आपको ये मेरी वाली स्लाइड समझ आ गई तो आप इनाम दानिश पढ़ लें, फोर्थ पढ़ लें, आपको ये चीज़ें मिलेंगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ। इनाम दानिश ने क्या किया, जो फोर्थ थी ना उसमें जो चीज़ें काम की थी उसको निकाल के इधर शार्ट शार्ट कर ये एंजियोजेनेसिस कैसे हो रही होती है। दे प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर सेल माइग्रेशन, ये उसके अंदर प्रोसेस होता है सेल माइग्रेशन का। मेंटेन द करेक्ट सेल पोलैरिटी फॉर रीअसेंबली ऑफ मल्टी लेयर स्ट्रक्चर्स एंड पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल दैट इज नोन एज एंजियोजेनेसिस। ठीक है, सेल इन द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, इसके अंदर फ्यूरोब्लास्ट आते हैं, माइक्रोफेजेस आती हैं, अदर सेल टाइप्स। अब ये क्या करते हैं, ये ग्रोथ फैक्टर्स सिक्रीट करते हैं और जिनके अंदर साइटोकाइंस हैं, कीमोकाइंस हैं, और दैट आर क्रिटिकल फॉर रीजनरेशन एंड रिपेयर। अच्छा बेटा, ये जो रीजनरेशन और रिपेयर है ना, इसके अंदर दो तरह से ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। अब ये दो तरह से जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं उनके अंदर बेटा ग्रोथ फैक्टर्स स्टिमुलेटिंग होते हैं और इनहिबिटरी होते हैं। ठीक है, तो ये स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी जो फैक्टर्स होते हैं ना, ये आपस में जो सेल की ग्रोथ है उसको कंट्रोल कर रहे होती हैं। अगर सपोज किसी वजह से ग्रोथ फैक्टर ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो गए तो अल्टीमेटली ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाएगी और इनहिबिशन कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं बेटा उनके अंदर पीडीजीएफ आता है। पीडीजीएफ का मतलब है कि बेटा प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स। ये आगे एब्रीविएशन लिखे हुए हैं मैंने, ये काइंडली एब्रीविएशन लिख लें क्योंकि आप लोग बाद में पूछ सकते हैं कि ये क्या है। इसके अलावा VEGF है। VEGF स्टैंड्स फॉर वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स हैं। इसके अलावा FGF है, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स है, और EGF है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स हैं। ये बेटा स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो केमिकल मीडिएटर्स होते हैं ना, पहली चीज़ तो ये है कि ये पॉलीपेप्टाइड इन नेचर होते हैं। ये जितने भी ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं ना जो हमने अभी अभी डिस्कस किए हैं, ये पहली चीज़ ये है कि ये पॉलीपेप्टाइड इन नेचर्स होते हैं। लेकिन दो तरीके से वहाँ पे ये प्रोड्यूस होते हैं। पहली चीज़ तो है कि ये लोकली प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जिस जगह पे इंजरी होएगी ना उस जगह से ये प्रोड्यूस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल साइटोकाइंस हैं, हिस्टामीन है, इंटरल्यूकन 1 है, और कुछ बिकॉज दीज आर पॉलीपेप्टाइड इन नेचर। तो पॉलीपेप्टाइड होने की नेचर की वजह से ना ये सीरम के अंदर भी सर्कुलेट कर रहे होती हैं। मैंने दो चीज़ें बताई हैं, वन इज दैट कि ये सीरम के अंदर सर्कुलेट करते हैं, एंड अदर इज दैट कि ये क्या करते हैं कि लोकली भी प्रोड्यूस हो रहे होती हैं। ओके, स्लाइड्स को भी देख लेती हैं। अच्छा, ये कंट्रोल, हाँ बेटा ये बता रहा था मैं आपको, एक मिनट। ये स्लाइड्स भी देख लेते हैं। इस स्लाइड्स को देख लें। कंट्रोल ऑफ सेल प्रोलिफरेशन और टिश्यू ग्रोथ, या आप ये कह सकते हैं कि जो सेल की ग्रोथ है वो कैसे कंट्रोल होती है, जिसके अंदर दो तरह से फैक्टर्स मैं आपको बता रहा था। अब टिश्यू फैक्टर्स के अंदर adult tissue, the size of cell population is determined by the rate of cell proliferation. दूसरा डिफरेंशिएशन, तीसरा अपोप्टोसिस। अगर किसी वजह से अपोप्टोसिस नहीं हुई, अपोप्टोसिस क्या था, प्रोग्राम सेल डेथ है, राइट। अगर प्रोग्राम्ड सेल डेथ नहीं होएगी तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या होएगा, सेल प्रोड्यूस होते रहेंगे। नॉर्मल सेल कंट्रोल ही नहीं होएगा, कंट्रोल नहीं होएगा तो उसको हम कह देते हैं कि ये कार्सिनोमास बन गए हैं, ये कैंसर होना शुरू हो गई है। राइट, दूसरी कंडीशन, दूसरे होते हैं इनहिबिटरी फैक्टर्स। इनहिबिटरी फैक्टर्स में बेटा ये भी अगेन सीरम और लोकली प्रोड्यूस होते हैं। सीरम के अंदर बेटा और लोकली प्रोड्यूस होने के रिजल्ट में इसमें TGF आता है। TGF होता है बेटा, TGF बेटा होता है ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर्स।
ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर्स और ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर्स। ये ट्यूमर नेक्रोसिस लिखा होता है, ये ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर्स, ये बेटा दोनों सेम चीज़ें हैं। तो इस तरह इनकी जो ग्रोथ है वो कंट्रोल हो रही होती है। डिफरेंशिएटेड सेल इनकेपेबल ऑफ रेप्लिकेशन आर कॉल्ड एज टर्मिनल डिफरेंशिएटेड सेल्स। ठीक है, एंड सेल प्रोलिफरेशन कैन बी स्टिमुलेटेड बाय फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल कंडीशंस। लाइक फॉर एग्जांपल हम ये कह देते हैं कि सेल प्रोलिफरेट कर रहे हैं, लाइक हाइपरप्लेसिया हो गया है। ये सेल की डिफरेंशिएशन, जिस तरह हम कहते हैं कि मेलिग्नेंट सेल्स हैं, उनके अंदर जो सेल की डिफरेंशिएशन है वो लॉस हो चुकी होती है, प्रोलिफरेशन लॉस हो चुकी होती है, पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं। एग्जाम्पल्स एंडोमेट्रियल सेल स्टिमुलेशन अंडर एस्ट्रोजन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है बेटा कि जो एंडोमेट्रियम की शेडिंग होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ये जब एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होता है तो एंडोमेट्रियम की शेडिंग करना शुरू कर देता है, तो वहाँ पे भी ये डिफरेंशिएशन, प्रोलिफरेशन और अपोप्टोसिस हो रही होती है। दूसरी पैथोलॉजिकल कंडीशन ये है कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया है सेकेंडरी टू एक्सेस टेस्टोस्टेरोन। ये जो 2 के ऊपर डॉट डाला हुआ है ये सेकेंडरी है बेटा, सेकेंडरी टू एक्सेस टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेशन। अगर किसी वजह से टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेशन ज़्यादा होना शुरू हो गई है तो बीपीएच हो जाता है। अब बीपीएच के अंदर क्या होती है कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया के अंदर जो रेट ऑफ सेल की प्रोलिफरेशन है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, डिफरेंशिएशन नहीं हो रही होती और जो अपोप्टोसिस है वो इनहिबिट हो जाती है, इसलिए प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज इंक्रीज होता जाता है। तो इसलिए 2 चीज़ें मैंने बताई हैं कि वन इज ग्रोथ फैक्टर स्टिमुलेटर्स, ये स्टिमुलेटरी ग्रोथ फैक्टर्स, एंड अदर वन इज इनहिबिटरी फैक्टर्स। तो स्टिमुलेटरी ग्रोथ फैक्टर्स और इनहिबिटरी ग्रोथ फैक्टर्स का नॉर्मल मेंटेन होना ज़रूरी होता है। अगर नॉर्मली नहीं होंगे तो इस तरह की कंडीशन हो सकती है, इधर इट विल बी फिजियोलॉजिकल, इधर इट विल बी पैथोलॉजिकल। ओके, ये एक मैकेनिज्म ऑफ सेल प्रोलिफरेशन, ये पॉपुलेशन दिखाया हुआ है। प्रोलिफरेशन होती है, देन डिफरेंशिएशन होती है, स्टेम सेल से ओरिजिनेशन इसकी हो रही होती है, बेसलाइन सेल पॉपुलेशन है और एट द एंड सेल की अपोप्टोसिस हो जाती है। अगर जो नॉर्मल बेसलाइन सेल्स है उसके अंदर प्रोलिफरेशन का प्रोसेस भी हो रहा होता है, डिफरेंशिएशन का प्रोसेस भी हो रहा होता है और अपोप्टोसिस का प्रोसेस भी हो रहा होता है। इनमें से अगर कोई एक प्रोसेस इनहिबिट होएगा, ये यू कैन से कि ग्रोथ स्टिमुलेटरी फैक्टर्स के अंदर कोई डेविएशन आएगी या ग्रोथ इनहिबिटरी फैक्टर्स के अंदर कोई डेविएशन आएगी, तो अल्टीमेटली दैट विल लीड टू फिजियोलॉजिकल डेविएशन एज वेल एज पैथोलॉजिकल डेविएशंस। ये वो बातें हैं जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी और डिटेल के साथ बताई हुई हैं कि टिश्यू ऑफ द बॉडी आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप्स के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोलिफरेटिव कैपेसिटी ऑफ देयर सेल्स, जिसके अंदर बेटा कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल हैं जिनको लिबाइल सेल कहा जाता है, क्विसेंट स्टेबल सेल्स होते हैं और नॉन डिवाइडिंग परमानेंट सेल्स होती हैं। अब इसकी आगे जो डिफरेंशिएशन दी गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी बेस पे आपको रिपेयर और रीजनरेशन की समझ आ जाती है, और एग्जाम्पल के साथ ये हुआ है। ये आपकी दोनों बुक से फोर्थ और जो इनाम दानिश है दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, तो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल की अगर हम बात करें, ये कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल या टिश्यू की बात करें तो बेटा पहली चीज़ ये है कि ये कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ प्रोलिफरेट करते रहती हैं, और इसके एग्जाम्पल भी हम 1 बाई 1 देखते हैं कि यह आप द सेल प्रोलिफरेट थ्रू आउट द लाइफ, और इसका ये मतलब है कि जो सेल डाई करेंगे या डैमेज होंगे तो उसके रिजल्ट में ये उसको रीजनरेट करवा देंगे, न्यू सेल बनना शुरू हो जाएंगे, या रिप्लेसिंग दोज that are destroyed by maturation from the tissue stem cells and by proliferation of the mature cells। दूसरी बेटा इसके एग्जांपल ले लेते हैं आरबीसीज। अब आप कहेंगे कि सर आरबीसीज का जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज है, डू यू थिंक कि 120 डेज के बाद these are replaced by other आरबीसी सेल? इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो आरबीसीज हैं ये कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल हैं, ये आप डब्ल्यूबीसीज कर लें, प्लेटलेट्स कर लें, व्हाटएवर कोई भी सेल्स कर लें जो कि हिमेटोपोएटिक इन नेचर हैं। हिमेटोपोएटिक इन नेचर का मतलब ये होता है कि बेटा बोन मैरो से उनकी ओरिजिनेशन हो रही होती है और वो कंटिन्यूसली डिवाइड कर रही होती हैं। गॉट इट?
Okay, replacing those that are destroyed by maturation from the tissue stem cells and by proliferation of mature cell tissue. These tissues include, जिनके अंदर बेटा एग्जांपल्स अगर हम लेते हैं तो सरफेस एपिथेलिया ऑफ द स्किन, जो हम पहले बात कर रहे थे पहले लेक्चर्स के अंदर, ओरल कैविटी है, सर्विक्स है, इसके अलावा कॉलमनर एपिथेलियम ऑफ जीआईटी ट्रैक है, यूट्रस है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम ऑफ द यूरिनरी ट्रैक है, एंड द सेल्स ऑफ द बोन मैरोज एंड हेमेटोपोएटिक टिश्यूज। बेटा ये जो इसकी एग्जांपल्स हैं, इसकी एग्जांपल बेटा ये दोनों आपकी बुक फोर्थ एंड इनाम दानिश से ली गई हैं। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ दीज टिश्यूज मैच्योर सेल्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द स्टेम सेल। इसके अलावा बेटा आपके माइंड में कोई और एग्जांपल आती है तो यू कैन शेयर विद मी। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, अगर सलेवरी ग्लैंड्स या बाइलरी ट्रैक की बात करते हैं तो वो भी कंटिन्यूसली डिवाइडिंग के अंदर आती हैं, क्योंकि जैसे ही बाइल पास आउट होता है तो समटाइम्स वो अल्कलाइनिक के नेचर या एसिडिक के नेचर होने की वजह से वो भी जो बाइलरी ट्री है या बाइलरी ट्रैक है उसको शेड आउट करवा देता है, तो अगेन वहाँ पे भी रीजनरेशन हो जाती है। सेम टाइप ऑफ द सेल उसको रिप्लेस कर रही होती हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके माइंड में कोई और एग्जांपल जो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल की हो तो आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं। बेटा एग्जैक्टली एपिथेलियम, स्केमस एपिथेलियम सेल ऑफ द स्किन एग्जैक्टली हो सकते हैं, एपिडर्मिस कह लें, स्किन कह लें, एग्जैक्टली और राइट सारा बेटा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये मैंने बेटा लिखा हुआ है कि सरफेस एपिथेलिया ऑफ द स्किन, एपिथेलियम कह लें, एपिथेलिया कह लें, जो आपकी मर्जी है। सलेवरी ग्लैंड्स बेटा डेफिनेटली यस हो सकता है। अब ये बेटा सलेवरी ग्लैंड्स आते किस तरह, कैसे आ सकते हैं, लाइक ये दीज आर एक्सोक्राइनिक इन नेचर, तो यहाँ से भी ड्रेनेज हो रही होती है, जो डक्ट्स होती हैं वहाँ से भी जो स्लाइवा की स्लेवरी ग्लैंड्स होते हैं, ये स्लाइवा की जो सेक्रीशंस होती है वो जा रही होती हैं, तो वहाँ वो भी शेड आउट करवा सकती हैं, तो वहाँ पे भी अगेन रीजनरेशन हो जाएगी। ओके, मुश्किल नहीं है ना, अब इजी हो गया है। ओके, दूसरे होते हैं स्टेबल सेल। अब स्टेबल सेल के अंदर मेरा ख्याल है कि ये आपकी बुक के अंदर मेंशन जो है इनाम दानिश उसके अंदर नहीं होगा, क्योंकि ये मैंने उधर से कॉपी पेस्ट किया है। द सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज आर क्यूसेंट। स्टेबल सेल्स जितने भी होते हैं बेटा, पहली कंडीशन ये है कि ये प्रेजेंट होते हैं इन द G0 स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। अगर आप सेल साइकिल देखें तो उसकी जो G0 स्टेज होती है या G0 फेज होती है उसके अंदर ये प्रेजेंट होती हैं, और ये तब डिवाइड होते हैं जहाँ देयर विल बी ए नीड, और इनके अंदर G0 फेज होने की वजह से इनके अंदर रैपिड डिवीजन होती है। जैसे कोई स्टिमुलाई आएगा या कोई इंजरी होगी, इंजरी होने के रिजल्ट में ये बहुत रैपिड G0 फेज होने की वजह से बहुत रैपिड डिवीजन हो रही होती है। ठीक है, होप सो ये आपको बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि दैट कंस्टिट्यूट द पैरेंकाइम ऑफ मोस्ट सॉलिड टिश्यू सच एज लीवर है, किडनी है या पेंक्रियाज है, तो वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। किडनी की बात की हुई है बेटा, लीवर की बात की हुई है और पेंक्रियाज की बात की हुई है, क्योंकि वहाँ पे मोस्ट सॉलिड टिश्यू होती हैं। जैसे ही वहाँ पे कोई क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, तो जैसे ही फिब्रोसिस या नेक्रोसिस हो रही होती है, तो अगर इनको कट ऑफ कर दिया जाए या सर्जिकली वो एरिया जो फिब्रोज हो चुका होता है या जहाँ पे स्कारिंग हो चुकी है उसको कट करेंगे, तो ये अल्टीमेटली रीजनरेट कर जाएंगे। और मिनिमल प्रोलिफरेटिव एक्टिविटी इन देयर नॉर्मल स्टेट, कुछ कंडीशंस के अंदर इनके अंदर प्रोलिफरेटिव एक्टिविटी होती है, लेकिन अगर ये जो स्टिमुलेटरी फैक्टर्स हैं वो इन अगर ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए तो दैट विल लीड टू हाइपरप्लेसिया, और उसको कंडीशन को कंपनसेटरी हाइपरप्लेसिया भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल कैसे ले सकती हैं कि जिस तरह आपकी जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं वो अपना सरफेस एरिया बढ़ा लेती हैं, जिस तरह वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्व करने के लिए जब वाटर की डेफिशिएंसी होती है, एडीएच रिलीज होता है, तो एडीएच क्या करता है कि एक्वापोरस को ब्लॉक करता है और सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, ताकि जो वाटर कहीं पे भी आ रहा है उसको रीअब्जॉर्व करके वापस ब्लड का हिस्सा बनाया जा सके। तो उनको कहा जाता है कि इनके अंदर कंपनसेटरी मैकेनिज्म भी एक्टिवेट हो जाती हैं।
बट कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग इन रिस्पॉन्स टू इंजरी। एग्जैक्टली जब इंजरी होगी तब ये जाके सेल डिवीजन करेंगे, अदरवाइज नॉर्मली ये सेल डिवीजन नहीं करते। हाँ, कंपनसेटरी अगर हाइपरप्लेजिया की बात करें, कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया की बात करें तो उसमें सर्टेन कंडीशंस होती हैं दैट विल लीड टू कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया, and they include epithelial cell, fibroblast, smooth muscle cells. The proliferation of these cells is particularly important in wound healing. Exactly जब wound healing हो रही होती है ना, तो वहाँ पे इंजरी हुई होती है, और इंजरी होने के रिजल्ट में, तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब ज़रूरत पड़ेगी तब ये जाके सेल डिवीजन काज करते हैं, सेल डिवीजन होगी, अदरवाइज, और वो भी सेल डिवीजन रैपिड सेल डिवीजन होगी, अदरवाइज ये सेल डिवाइड ही नहीं करते, डिवीजन नहीं होती। ओके, within the exception of liver, stable tissues have limited capacity to regenerate after injury। अगर जो लीवर है ना, लीवर के अंदर सबसे ज़्यादा रीजनरेशन होती है। बाकी अगर रीनल ट्यूब्यूल्स की बात करें, किडनी की बात करें या पेंक्रियाज की बात करें, तो उनके अंदर जो कैपेसिटी टू रीजनरेट है वो लिमिटेड है, लेकिन लीवर के अंदर सबसे ज़्यादा स्टेबल सेल की रीजनरेशन हो रही होती है। और ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि कौन से ऑर्गन्स के अंदर सबसे ज़्यादा रीजनरेशन होती है, दैट इज लीवर। तीसरी कंडीशन बेटा, इसके अलावा और एग्जांपल आप ले सकते हैं, लाइक स्मूथ मसल्स हो सकते हैं, और क्या एग्जांपल हो सकती हैं परमानेंट स्टेबल सेल की। किसी के माइंड में कोई आ रही है तो यू कैन शेयर। ओके, तीसरी कंडीशन बेटा, तीसरे जो सेल्स होते हैं दैट आर परमानेंट सेल्स, या जिनको कहा जाता है नॉन डिवाइडिंग सेल्स। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर नॉन डिवाइडिंग सेल की अगर डेथ हो गई है तो दैट इज ए परमानेंट लॉस। उनको सपोर्टिंग सेल सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी नॉर्मल जो स्ट्रक्चर्स होती है, लीवर बेटा ट्रांसप्लांट भी होता है, और लीवर की अगर फिब्रोसिस हो गई है तो उसको पार्शियल हेपेटेक्टमी से कट भी कर दिया जाता है। कितना लीवर डैमेज होता है उसको कट कर दिया जाता है, बाकी का लीवर रीजनरेट कर जाता है हमारा। ठीक है बेटा। तीसरे होते हैं बेटा परमानेंट सेल। परमानेंट सेल की अगर हम बात कर रहे थे, जिनके अंदर न्यूरॉन्स हैं, स्केलेटल और कार्डियक मसल्स हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि कार्डियक सेल, कार्डियोमायोसाइट्स हैं, आप लोगों की मर्जी है। तो सेल्स आर कंसिडर्ड टू बी terminally differentiated and non-proliferative in the postnatal life. Yeah, you can say that these cells are incapable of cell division and regeneration. इन सेल्स के अंदर ना रीजनरेशन होती है और ना ही इनके अंदर सेल डिवीजन होती है। तो होता क्या है बेसिकली कि these cells are healed out through the process of repairment। अब ये वो सेल्स हैं जिनके अंदर रिपेयरिंग हो रही होती है थ्रू स्कार फॉर्मेशन। तो ये हम देखते हैं कि स्कार फॉर्मेशन कैसी होती है। सारा मेरा ख्याल है कि अब आपको रिपेयर और रीजनरेशन में मुश्किल नहीं होगा। ओके, इंजरी टू दीज द मेजॉरिटी ऑफ न्यूरॉन्स बेटा स्कार फॉर्मेशन में इसके भी फ्यू स्टेप्स हैं, ये हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि स्कार फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि जो रिप्लेसमेंट बाई कनेक्टिव टिश्यू है ये कैसी होती है, जिसको हमने स्कार फॉर्मेशन कहा है या रिपेयर कहा है, ये कैसे होती है, ये वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सिर्फ 2 मिनट दे दें। द मेजॉरिटी ऑफ न्यूरॉन, स्केलेटन एंड कार्डियक मसल्स बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। ठीक है, न्यूरॉन्स ले लें, स्केलेटल मसल ले लें, कार्डियोमायोसाइट्स ले लें, वंस दे आर डैमेज मीन द लॉस इज परमानेंट, and injury to brain or heart is irreversible and results in scar formation। आपने सुना होगा कि अगर ब्रेन को इस्कीमिया हो गया है तो स्कार फॉर्मेशन होगी, हार्ट के अंदर अगर ब्लड सप्लाई या इस्कीमिया हो गया है तो अल्टीमेटली स्कार फॉर्मेशन हो जाएगी। आपने कभी नहीं सुना होगा कि अगर ब्रेन डैमेज हो गया है तो वो रीजनरेशन के थ्रू ब्रेन दोबारा ठीक हो गया है, या हार्ट के मसल्स एक दफ़ा डैमेज हो गए हैं तो वंस दे आर डैमेज द लॉस इज परमानेंट। एंड यू नेवर हियर्ड दैट के जो हार्ट के मसल्स हैं, ये हार्ट के जो सेल्स हैं या कार्डियोमायोसाइट्स हैं, दे कैन रीजनरेट, डेफिनेटली नो। एंड दैट्स व्हाई न्यूरॉन्स एंड कार्डियक या मायोसाइट्स कैन नॉट रीजनरेट इन द परमानेंट टिश्यू। रिपेयर इज टिपिकली डोमिनेटेड बाय द स्कार फॉर्मेशन, और इनके अंदर रिपेयर हो रही होती है एंड दैट इज टिपिकली डोमिनेटेड बाय स्कार फॉर्मेशन।
और वहाँ पे स्कार बन रहा होता है। गॉट इट? ओके कीजिया, क्या समझ आई है बेटा आपको? जी सर तो बोल दिया आपने। ओके अब बात जाते हैं लीवर रीजनरेशन के बारे में। अच्छा एक मिनट मुझे देखने दें, मैंने स्कार के बारे में लीवर रीजनरेट कैसे करता है। हाँ हीलिंग बाय रिपेयर और स्कार, ये कर ले हीलिंग बाय रिपेयर और स्कार, या पहले लीवर के बारे में आपको बता दूं? व्हाट यू से? ओके लीवर रीजनरेशन के बारे में बात करते हुए उसके बाद हम देख लेंगे कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू से हमने बात की है कि रिपेयरमेंट होती है थ्रू स्कार फॉर्मेशन, वो कैसे होती है उसमें भी आप लोगों को मुश्किल नहीं होगा, बहुत इजी है, चीज़ें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ जाएंगी। ओके द लीवर हैज़ रिमार्केबल कैपेसिटी टू रीजनरेट, और मैंने पहले भी बताया कि लीवर के अंदर सबसे ज़्यादा एबिलिटी होती है टू रीजनरेट, ठीक है, as demonstrated by its growth after partial hepatectomy or injury. Resection of approximately 60% of liver in the living donor results in doubling of liver remnant in about 1 month. अगर बेटा 60% भी लीवर को कट कर दिया जाए या किसी को डोनेट कर दिया जाए या ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो हैज़ द डबल एबिलिटी टू रीजनरेट विद इन द मंथ, and restoration of liver mass is achieved without the regrowth of lobes that are resected at the operation. तो हाइपरप्लेजिया यानी कंपनसेटरी ग्रोथ या कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया के बारे में पहले बताया है। किचन्स होती हैं जिनके अंदर कंपनसेशन के तौर पे जो सेल्स हैं वो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने शुरू हो जाती हैं, दैट इज नोन एज कंपनसेटरी ग्रोथ और कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया। एंड रेस्टोरेशंस फंक्शनल मास रेदर देन द आर्किटेक्चर और शेप ऑफ द ओरिजिनल लीवर, और इसमें जो बेहतरीन काम उसका ये होता है कि उसका जो नॉर्मल फंक्शन है दैट इज अगेन मेंटेन, इधर द स्ट्रक्चर इज नॉट मेंटेन बट द आर्किटेक्चर्स और द शेप ऑफ ओरिजिनल लिवर्स मिमिक कर रही होती है उसको कि ये ओरिजिनल लिवर ही की तरह है, लेकिन अगर लोब्स को कट ऑफ कर दिया जाए तो लोब्स जो है वो सेम फॉर्म नहीं होती। इसी तरह थोड़ी सी उसकी स्ट्रक्चर्स के अंदर या आर्किटेक्चर्स के अंदर ये शेप के अंदर प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन फंक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आता, और उसका जो फंक्शन होता है वो नॉर्मली जैसे पहले फंक्शन कर रहा होता है लीवर सेम फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। अब इसके अंदर ये जो रीजनरेशन है दैट इज द प्रोलिफरेशन ऑफ पैरेन्काइमल हेपेटोसाइट्स in the human. The resection of up to 90% of the liver can be corrected by proliferation of residual hepatocytes. अगर रेजिडुअल हेपेटोसाइट्स प्रेजेंट है तो अगर 90% भी आप रिसेक्शन कर देते हैं तो जो 10% होते हैं दैट कैन रीजनरेट। देखिए अगर प्रोलिफरेशन ऑफ पैरेन्काइमल हेपेटोसाइट्स आर प्रेजेंट या रेजिडुअल हेपेटोसाइट्स आर देयर जो फंक्शनल हैं तो 90% अगर आप लीवर को कट कर देते हैं अंदर जो कि डैमेज हो चुका है तो लीवर कैन रीजनरेट। तब इसके अंदर बेटा जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। ग्रोथ फैक्टर्स के अंदर जिसमें हमने एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स की बात की थी या FGF की बात की थी, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स और साइटोकाइन्स इंटरल्यूकिन 1 या ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर्स इनकी हम बात की थी, दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके दूसरा होती है प्रोलिफरेशन ऑफ बाय प्रोजेनेटर सेल्स। स्टिमुलेटरी फैक्टर्स और इनहिबिटरी फैक्टर्स। बेटा स्टिमुलेटरी फैक्टर्स वो होते हैं जो ग्रोथ को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं, और ग्रोथ इनहिबिटरी फैक्टर्स वंस द ग्रोथ इज कंप्लीटेड तो उसको इनहिबिट करना होता है। ये ना हो कि वो कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया की तरफ चले जाएं या कैंसर को लीड कर जाएं। ओके पहला हमने कहा है कि प्रोलिफरेशन बाय पैरेन्काइमल हेपेटोसाइट्स, दूसरा होता है प्रोजेनेटर सेल से प्रोलिफरेशन ऑफ प्रोजेनेटर सेल। इंपॉर्टेंट केस
important in the case of chronic liver injury or inflammation where the proliferative capacity of hepatocyte is impaired. अगर proliferative hepatocytes proliferation नहीं कर रहे हैं तो then progenitor cells से भी origination हो सकती है. These progenitor cells have been called oval cells because of the shape of their nuclei, and they reside in specialized niches called canal of Hering, where the bile caniculi connect to their large bile ducts. अब ये वो एरिया होता है जहाँ पे ये स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होती हैं, प्रोजिनेटर सेल प्रेजेंट होती हैं. और प्रोजिनेटर सेल्स का दूसरा जो नाम है बेटा ओवल सेल्स भी इनको कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो न्यूक्लियाई होती हैं उसकी शेप ओवल होती है, ओवल इन शेप होते हैं, तो इसलिए इनको ओवल शेप सेल भी कहा जाता है. ओके, अब दैट वाज हीलिंग लीवर रीजनरेशन वाज एन एग्जांपल कि रीजनरेशन होती कैसे है. अब आ जाते हैं कि हीलिंग बाय रिपेयर के थ्रू कैसे हीलिंग होती है, फॉर्मेशन, स्कार फॉर्मेशन एंड फिब्रोसिस कैसे हो रही होती है. पहले तो तीन चार चीज़ें सीन के अंदर रख लें कि स्कार फॉर्मेशन होती कहाँ पे है. पहली कंडीशन ये है कि अगर कहीं पे अगर पैरेन्काइमा सेल की नेक्रोसिस हो गई है और रीजनरेशन नहीं हो सकती तो वहाँ पे स्कार फॉर्मेशन होगी, पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन ये होती है कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें रिकवरी ही नहीं है. जब रिकवरी नहीं होगी, लाइक एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुई थी, रिकवरी नहीं है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन रिकवर नहीं हुई, जो स्टिमुलस है वो परसिस्टेंट है, दैट विल लीड टू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन. और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जब होगी तो वहाँ पे स्कार फॉर्मेशन और फिब्रोसिस होगी. तो एक ऐसी कंडीशन जिसमें एक्यूट इन्फ्लेमेशन रिजॉल्व नहीं हुई, दैट विल लीड टू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन. और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर अगेन क्या होगा कि रिपेयर और स्कार फॉर्मेशन होगी, फिब्रोसिस होना शुरू हो जाएगी. दो कंडीशन हो गई. तीसरी कंडीशन बेटा ये है कि जो सेल वहाँ पे थे, जो सेल डैमेज हुए हैं वो परमानेंट थे. अब यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएशन आप ले सकती हैं कि स्कार फॉर्मेशन के अंदर वो सेल डैमेज हुए हैं दैट आर परमानेंट इन नेचर. तीसरी कंडीशन बेटा, चौथी कंडीशन ये होती है कि उसके एरिया के अंदर जो सेल डैमेज हुए हैं वो परमानेंट थे, दूसरे सेल वो डैमेज हुए हैं जो कि स्टेबल सेल थे, जिन्होंने एट द टाइम ऑफ नीड डिवाइड होना था, लेकिन स्टेबल सेल भी डिस्ट्रॉय हो गए हैं. परमानेंट सेल डिस्ट्रॉय हो गए हैं, एक कंडीशन. स्टेबल सेल डिस्ट्रॉय हो गए हैं, दूसरी कंडीशन. तीसरी कंडीशन बेटा ये है कि जो इंजरी हुई है वो इतने वेस्ट एरिया के अंदर हुई है जहाँ पे रीजनरेशन हो ही नहीं सकती, तो वहाँ पे भी अगेन रिपेयर होना शुरू हो जाएगी. तो ये 3 से 4 मैकेनिज्म बेटा ये यहाँ पे भी मेंशन किए हुए हैं कि कैसे कैसे हो रही होती है, लेकिन ये कॉमन चीज़ें हैं जो आप लोगों ने पीछे पढ़ी हैं. पहली कंडीशन ये है कि अगर पैरेन्काइमा सेल की नेक्रोसिस हो गई है तो पैरेन्काइमा सेल ने रीजनरेट करना होता है. जहाँ पे पैरेन्काइमा सेल होंगे रीजनरेशन होगी. तो अगर पैरेन्काइमा सेल गया, कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल गया तो रीजनरेशन नहीं होगी, स्कार फॉर्मेशन हो जाएगी. दूसरी कंडीशन बेटा मैंने ये बताई है कि अगर परमानेंट सेल लॉस हो गए हैं तो अगेन स्कार फॉर्मेशन होगी. तीसरी कंडीशन बेटा मैंने ये बताई है कि अगर स्टेबल सेल गया तो अल्टीमेटली स्टेबल सेल गया तो भी स्कार फॉर्मेशन होगी. और तीसरी इंस्टेड ऑफ दैट कि अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुई है वो रिजॉल्व नहीं हुई, दैट विल लीड टू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन. और अगर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो गई है तो वो भी क्या करेगी, लीड करेगी किसको, स्कार फॉर्मेशन को. और चौथी कंडीशन बेटा, ये पांचवी कंडीशन वो कंडीशन है जिसमें अंदर जो इंजरी हुई है वो इतने लार्ज अमाउंट पे हुई है कि वहाँ पे रीजनरेशन हो ही नहीं सकती, तो वहाँ पे भी स्कार फॉर्मेशन होगी. तो हीलिंग बाई बेटा स्लाइड्स के ऊपर देखिएगा, स्लाइड्स के ऊपर ये चीज़ें मेंशन है कि हीलिंग बाई स्कार फॉर्मेशन या बाई स्कार अकर्स व्हेन द रिपेयर कैन नॉट बी अकम्प्लिश्ड बाई रीजनरेशन अलोन. स्कार वहाँ पे फॉर्मेशन होएगी जहाँ पे जो रिपेयरमेंट है रीजनरेशन के थ्रू नहीं होएगी, या हीलिंग जो है वो रीजनरेशन के थ्रू नहीं होएगी. दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ इंजर्ड सेल विद द कनेक्टिव टिश्यू और नेक्रोसिस इज एक्सटेंसिव. अब बिल्कुल बेटर अब ऐसे ही हो सकता है कि अगर नेक्रोसिस बहुत एक्सटेंसिव अमाउंट पे हुई है, ये जो इंजरी है वो एक एक्सटेंसिव अमाउंट में हुई है जहाँ पे कोई भी सेल अवेलेबल नहीं है, दैट विल लीड टू रीजनरेशन.
नेक्रोसिस कह सकते हैं या इंजरी कह सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है। करेक्टराइज्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ द इंजर्ड सेल विद द कनेक्टिव टिश्यू, अगर कनेक्टिव टिश्यू से रिप्लेसमेंट हो गई है तो अगेन स्कार फॉर्मेशन होगी, एंड लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ स्कार। हीलिंग बाय स्कार इज ए रूल इफ टिश्यू इंजरी इज सेवियर और क्रोनिक। दूसरी कंडीशन, डैमेज टू पैरेन्काइमा सेल एंड एपिथेलिया एज वेल एज टू कनेक्टिव टिश्यू फ्रेमवर्क और इफ द नॉन डिवाइडिंग सेल्स आर इंजर्ड। तो ये वो कंडीशन है जिनके अंदर हमेशा स्कार फॉर्मेशन होगी। ओके, स्कार फॉर्मेशन के अंदर बेटा ये 5 स्टेप्स होते हैं। पहला जो स्टेप होता है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, दूसरी में एंजियोजेनेसिस होती है, तीसरी के अंदर माइग्रेशन और प्रोलिफरेशन होती है, और प्रोलिफरेशन ऑफ फिब्रोब्लास्ट या फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू, फोर्थ पे स्कार फॉर्मेशन होती है और एंड पे कनेक्टिव टिश्यू रीमॉडलिंग हो रही होती है। ठीक है, अगर इसको आप तो ये बेटा लिखा हुआ है फोर्थ के अंदर, अगर इनाम दानिश में लिखेंगे देखेंगे तो उसमें पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता। तो इन्फ्लेमेशन में क्या होता है बेटा कि इन्फ्लेमेशन मैं देख लूँगा इनाम दानिश बेटा आपकी बुक ना कि उसके अंदर क्या मेंशन किया हुआ है, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता दूंगा। बेटा जो इन्फ्लेमेशन होता है फर्स्ट स्टेप स्कार फॉर्मेशन के अंदर, इसमें बेसिकली प्रिपेयर्डनेस ऑफ स्कार फॉर्मेशन हो रही होती है, स्कार ने बनना कैसे है, और इस इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में इन्फ्लेमेटरी एक्सोडेशन हो रही होती है। जैसे इन्फ्लेमेटरी एक्सोडेशन होती है तो दूसरे के अंदर एंजियोजेनेसिस होना शुरू हो जाती है। इन्फ्लेमेटरी एक्सोडेशन हुई, दूसरे के अंदर एंजियोजेनेसिस होना शुरू हो जाती है। अब एंजियोजेनेसिस कैसे होती है बेटा, इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि जो ग्रेनुलेशन टिश्यू है ना उसका होना यहाँ पे ज़रूरी होता है। ग्रेनुलेशन टिश्यू होएगी। अब ये ग्रेनुलेशन टिश्यू क्या करती है, वो एरिया जो इंजर्ड था, काफ़ी डिफरेंट बेटा, इनका डिफरेंट नहीं होएगा। पहला स्टेप प्रिपरेशन है। ओके बेटा, पहला स्टेप प्रिपरेशन कर लें या इन्फ्लेमेशन कर लें, बात एक ही है। इन्फ्लेमेशन या प्रिपरेशन दोनों के अंदर इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेशन होती है। ठीक है, मुश्किल नहीं होगा रूज बेटा, उसके अंदर मैं देखूंगा आपकी बुक इनाम दानिश के अंदर क्या लिखा हुआ है। ओके, दूसरी बेटा हम बात कर रहे थे एंजियोजेनेसिस की। एंजियोजेनेसिस में बेटा इंपॉर्टेंट ये होता है कि ग्रेनुलेशन टिश्यू का इंपॉर्टेंट होता है। अब ग्रेनुलेशन टिश्यू, इन ग्रोथ ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू, डेफिनेटली यस बेटा, एंजियोजेनेसिस के अंदर बेटा हो ही रहा होता है कि इन ग्रोथ ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू होती है। अब ग्रेनुलेशन टिश्यू क्या करती है कि वो एरिया जो इंजर्ड था उसका एक गैप होता है, उसको गैप को फिल करने के लिए वहाँ पे नर्कोटिक डेब्रीज प्रेजेंट होती हैं। अब इन डेब्रीज को रिमूव करने के लिए वहाँ पे लिम्फोसाइट्स का होना ज़रूरी होता है, माइक्रोफेजेस का होना ज़रूरी होता है, फिब्रोब्लास्ट का आना ज़रूरी होता है। अब ये क्या करते हैं कि जैसे ही फिब्रोब्लास्ट वहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं और फिब्रोब्लास्ट आना शुरू हो जाते हैं, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे जो टिश्यू होते हैं उनके अंदर वेस्कुलरिटी आना शुरू हो जाती है। वेस्कुलरिटी की ग्रेनुलेशन टिश्यू के अंदर वेस्कुलरिटी आना शुरू हो जाती है, ब्लड वेसल्स बनना शुरू हो जाती हैं। जब ब्लड वेसल्स, न्यू ब्लड वेसल्स बन रही होती हैं ताकि उस एरिया को ब्लड सप्लाई पहुंचाई जा सके, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है एंजियोजेनेसिस। पहला इन्फ्लेमेशन जिसके अंदर इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेशन बन रहा होता है, दूसरे के अंदर इन ग्रोथ ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू, एग्जैक्टली राबिया बेटा यही हो रहा होता है कि इन ग्रोथ ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू होगी जिसके अंदर वेस्कुलरिटी ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू बढ़ जाएगी। जैसे ही वेस्कुलरिटी ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू बढ़ेगी तो यू कैन से कि वहाँ पे न्यू ब्लड वेसल की बडिंग होना शुरू हो जाएगी, न्यू फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स होना शुरू हो जाएंगी, दैट इज नोन एज एंजियोजेनेसिस। और इस एंजियोजेनेसिस के अंदर क्या होगा कि जो कैपिलरी वॉल्स हैं वो बनना शुरू हो जाएंगी, लेकिन अगेन उनके बाद भी फिब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होंगे, माइक्रोफेजेस प्रेजेंट होगी ताकि वो क्लोजन को सिक्रीट करते रहें और जो सेल डेब्रीज आ रही हैं उनको रिमूव करते रहें, या कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आ रहा है तो उसको रिमूव करते रहें। तीसरा स्टेप होता है बेटा माइग्रेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ फिब्रोब्लास्ट या फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू। दूसरे स्टेप के अंदर बेटा इनग्रोथ थी। अब ये जो तीसरा स्टेप होता है जिनके अंदर फिब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन हो रही होती है, फिब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन के अंदर बेटा ये होता है कि दो चीज़ें सिक्रीट हो रही होती हैं, वन इज फिब्रोनेक्टिन एंड अदर वन इज क्लोजन। अब ये फिब्रोनेक्टिन होता है बेटी बेसिकली ये ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होता है, और ये भी अगेन ग्रेनुलेशन टिश्यू की फॉर्मेशन कर रहा होता है, ग्रेनुलेशन टिश्यू को बना रहा होता है। अब ये आता कहाँ से है,
बेटा ये जो फिब्रोनेक्टिन है दो तरीके से आ रहा होता है। पहली कंडीशन ये है कि ये प्लाज्मा से ड्राइव्ड हो रहा होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये माइक्रोफेजेस और फिब्रोब्लास्ट इसको बनाना शुरू कर देती हैं। तो माइग्रेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ एग्जैक्टली प्रोडक्शन ऑफ फिब्रोनेक्टिन हो रही होती है दूसरे तीसरे स्टेप के अंदर, और दूसरा जो साथ में क्लोजन प्रोड्यूस हो रहा होता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि फिब्रोसिस हो रही होती है। ठीक है, तो जो क्लोजन है बेटा ये अगेन फिब्रोब्लास्ट से सिंथेसाइज हो रहा होता है, फिब्रोब्लास्ट इसको प्रोड्यूस कर रहे होती हैं, और ये क्या करता है कि ये जो स्कार बन रहा होता है ना उसको स्ट्रेंथन कर रहा होता है, एक टेंसाइल स्ट्रेंथ दे रहा होता है। चौथी कंडीशन पे बेटा स्कार बन रहा होता है। अब स्कार कैसे बन रहा होता है कि जैसे ये ग्रेनुलेशन टिश्यू के अंदर इनग्रोथ हुई थी, उसके बाद फिब्रोनेक्टिन प्रोड्यूस हुआ था, देन क्लोजन प्रोड्यूस हुआ था या फिब्रोसिस हुई थी, फिब्रोसिस होने के बाद जो स्कार्स है वो बन चुका होता है, और इसके अंदर क्लोजन होता है, और साथ में हमने कहा था कि एंजियोजेनेसिस हो चुकी होती है, ब्लड वेसल्स बन चुकी होती हैं, फिब्रोब्लास्ट आ चुकी होती हैं, और हाई इनवेस्कुलरिटी होती है। लेकिन जैसे ये स्कार मिच्योर होना शुरू हो जाएगा, ये स्कार मिच्योर होते हुए इसके अंदर इवेस्कुलरिटी आना शुरू हो जाती है। इवेस्कुलरिटी का मतलब ये है कि ब्लड वेसल्स डिकम्पोज होना शुरू हो जाती हैं, और एट द एंड जो स्कार है वो मिच्योर हो जाता है। स्कार मिच्योर होने के बाद कनेक्टिव टिश्यू रिमॉडलिंग होती है, या आप ये कह सकते हैं कि जो स्कार है इट इज़ रिमूव्ड। अब ये कनेक्टिव टिश्यू रिमॉडलिंग कैसे होएगी कि जैसे स्कार बन चुका था तो इसके अंदर कंट्रक्शन होना शुरू हो जाती है। जैसे ही कंट्रक्शन होएगी तो जो स्कार था वो एजेस से डिस्प्लेस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब स्कार मिच्योर हो चुका होता है तो उनके अंदर एवेस्कुलरिटी ऑलरेडी आ चुकी होती है, नर्व निकल चुकी होती हैं, पेन नहीं हो रही होती, और सर्टेन कंडीशन सर्टेन टाइम्स के बाद उस स्कार्स को आप हाथ से खुरच के भी रिमूव कर सकते हैं, या वो खुद ब खुद दैट इज रीमॉडल्ड बाय द कनेक्टिव टिश्यू। ओके, समझ आ गई है, गली में बेटा जा रहा था कोई। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू रिमॉडलिंग क्या होती है कि जैसे ही स्कार मिच्योर हो चुका होता है, मिच्योर होने के बाद उसके अंदर एवेस्कुलरिटी आ चुकी होती है, जो नर्व्स हैं वो उसको सप्लाई नहीं कर रही होती, पेन नहीं हो रही होती, और कुछ टाइम के बाद या तो आप उसको रिमूव कर देते हैं या खुद ब खुद स्कार रिमूव हो जाता है। तो दैट इज कनेक्टिव टिश्यू रिमॉडलिंग। बेटा फोर्थ में है, आपकी इनाम दानिश का नहीं पता, इनाम दानिश से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये वो फेजेस होती हैं जिसके अंदर जो स्कार्स हैं वो रिमूव हो रहा होता है, इसको आगे बताया गया है। स्कार फॉर्मेशन नहीं लिखा बेटा, स्कार फॉर्मेशन चलो मेरी स्लाइड से कर लीजिएगा। ओके, एंजियोजेनेसिस क्या होती है, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन पहली कंडीशन मैंने बता दी है कि इन्फ्लेमेटरी एक्सोडेशन होती है। बेटा ये स्कार फॉर्मेशन बेसिकली नहीं है, ये बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू से स्कार कैसे बनता है, रिपेयर कैसे होती है, ये रिपेयर का मैकेनिज्म है बेटा सारा। ठीक है, दूसरा होता है एंजियोजेनेसिस, इफ द फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ब्लड वेसल, उसको एंजियोजेनेसिस कहा जाता है। ब्लड वेसल फॉर्मेशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड वेस्कुलोजेनेसिस। अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ब्लड वेसल बन रही हैं तो उसको वेस्कुलोजेनेसिस कहा जाता है, अगर पोस्टनेटल लाइफ में बनती है तो उसको एंजियोजेनेसिस कहा जाता है। इन adults called angiogenesis or neurovascularization. In adult, mechanism of angiogenesis is branches and extension of adjacent pre-existing vessels and possibility recruitment of endothelial progenitor cell from the bone marrow। ये क्या करते हैं, ये angiogenesis करवा रहे होते हैं। New blood vessels supply nutrients and oxygen need to support the repair process. Newly formed
Okay, new blood vessels supply nutrients and oxygen needed to support the repair process. ओके, इन्फ्लेमेशन वाली स्लाइड्स तलहा मैंने ग्रुप में शेयर कर दी थी आई थिंक, ठीक है। और आप अटेंडेंस ले लें, 2 मिनट के बाद हम इसको ख़त्म कर लेती हैं। उसके बाद हमारे फैक्टर्स रह गए, वूंड हीलिंग रह गई, वो कल क्या दिन है, कल फ्राइडे है ना, कल 11 to 1 PM कर लेंगे इंशाल्लाह। न्यू ब्लड वेसल्स, न्यू फॉर्म वेसल्स आर लीकी। मैंने ये पहले भी बताया था इन्फ्लेमेशन के अंदर कि जब एंजियोजेनेसिस हो रही होती है तो वो ब्लड वेसल भी लीकी होती हैं, एडीमा बनने के चांसेस होते हैं। इनकम्प्लीट इंटर एंडोथीलियल जंक्शंस वाइड होते हैं, ये इनकम्प्लीट होते हैं। ये हमने इंटर एंडोथीलियल जंक्शंस की बात भी की थी, ठीक है। वीईजीएफ क्या था? वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर्स, द ग्रोथ फैक्टर्स दैट ड्राइव्स एंजियोजेनेसिस और इंक्रीज वेस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ा देती हैं। दिस लीकीनेस अकाउंट्स इन द पार्ट ऑफ द एडिमा एंड दैट मे परसिस्ट इन हीलिंग वुंड्स long after the acute inflammatory response has resolved. Angiogenesis in the physiological process, जिसके अंदर बेटा ये wound healing होता है, वेस्कुलराइजेशन ऑफ इस्कीमिक टिश्यू और मेंस्ट्रुअल साइकिल। और पैथोलॉजिकल कंडीशन के अंदर बेटा ट्यूमर डेवलपमेंट एंड मेटास्टेसिस हो रही होती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ये पैथोलॉजिकल कंडीशन होती हैं। माइग्रेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ फिब्रोब्लास्ट, आल्सो फॉर्मेशन ऑफ called formation of granulation tissue, migration of fibroblast and deposition of loose connective tissue together with vessels and leukocytes। बेटा इसको हम VEGF, वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर्स है बेटा, VEGF है बेटा, VEGF वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर्स। ठीक है, ये इसको हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में अगेन डिस्कस कर लेंगे बेटा कि ये कैसे बनता है। और कल हम स्कार फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद रिकवरी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ और देन हीलिंग फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लोकल और सिस्टेमिक फैक्टर्स हैं, हीलिंग बाय प्राइमरी और सेकेंडरी टेंशन है, ये हम इंशाल्लाह कल वाली क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मैं ये सोच रहा था आज हम ये चैप्टर को उड़ा देंगे लेकिन नहीं उड़ा सका 2 घंटे में। ये क्लाइड फॉर्मेशन थी और ये कंट्रेक्चर्स हैं। ठीक है बेटा, और इसके अलावा कोई क्वेरी हो तो लेट मी नो, लेकिन कल हम इस स्कार फॉर्मेशन को अगेन पढ़ लेंगे बेटा। आज जो पढ़ा है उसको कम से कम रिवाइज कर लीजिएगा, कल आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है। और सिस्टेमिक और लोकल फैक्टर्स भी पढ़ लीजिएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी वुंड हीलिंग अगर रोशन पिल्सन कर पड़ी हुई है तो उससे देख लीजिएगा। बाकी चीज़ें वही हैं जो हमने पहले डिस्कस की हुई हैं, और अगेन हम इनको 1 by 1 देख लेंगे, राइट। ओके, सी यू इंशाल्लाह टुमारो एट 11 AM। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कोविड की प्रिकॉशंस लेते रहिएगा।